नमस्कार कमल शर्मा जी। नमस्कार जी। कमल शर्मा जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं। हाँ, मैं कमल शर्मा हूँ और हेल्पेज में काम करता हूँ और किस पोस्ट पे मैं एज ए डिप्टी डायरेक्टर प्रोग्राम हूँ और और आपका क्या पोर्टफोलियो है? मैं एज ए डिप्टी डायरेक्टर और मैं प्रोग्राम जितने भी पंजाब में इस समय चल रहे हैं हेल्पेज के अंडर में उन प्रोग्राम को मैं लुक आफ्टर करता हूँ। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, J&K इन सबको लुक आफ्टर करते हैं और चंडीगढ़ में हमारा ऑफिस है। हेल्पेज इंडिया का जहाँ तक पंजाब का कंसर्न है, पंजाब में हमारे 2 ओल्ड एज होम है, पटियाला में है, गुरदासपुर में है और हमारे कुछ एक मोबाइल यूनिट चलते हैं और हमारी एक एल्डर हेल्पलाइन है 14567 जो चंडीगढ़ में हमारा ऑफिस है 34 सेक्टर में। तो ये 8 to 8 काम करती है, एल्डर्स के लिए ही काम करते हैं हम इसमें। और हमारा एडवोकेसी के प्रोग्राम है, कुछ सेव के प्रोग्राम है, इस तरीके के प्रोग्राम हम चलाते हैं हेल्पेज के पंजाब के अंडर में। पैन इंडिया में बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं हमारे, डिफरेंट स्टेट्स में चलते हैं। इस समय हमारे करीबन कोई 170 के आसपास मोबाइल मेडिकल यूनिट चलते हैं जो डोर टू डोर जाके ऑन स्पॉट जाकर के सीनियर सिटीजन को और कम्युनिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देते हैं और मेडिसिन और लैब इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो जहाँ तक आज की वर्कशॉप का कंसर्न है, आज वन डे का एक वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज़ किया है अर्बन स्टेट फेज़ 3 में एलीट क्लब जो है यहाँ पर। तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन को सभी को हमने वन डे वर्कशॉप के लिए इनवाइट किया था जो बहुत अच्छे पार्टिसिपेशन में आए हैं। करीबन कोई 40 से 50 लोग यहाँ आज पार्टिसिपेट किए हैं। जिस तरह का ये आप देख रहे हैं वन डे वर्कशॉप हमने किया है टेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के ऊपर। इस पे उनको ये बताया गया है कि किस तरीके से आप इस एक्ट का बेनिफिट ले सकते हैं, किस तरीके से आपको ये सपोर्ट कर सकता है। आपकी कोई लीगल आपको एड लेनी है या लीगल कोई आपको इस तरीके से कोई केस लेना है, कोई भी आपके साथ कुछ मिसबिहेव होता है कुछ भी, तो उस तरीके से आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। उसी के तहत हमने आज का वर्कशॉप रखा था जिसमें हमारे 4 सेशन हुए हैं, जिसमें हमारे SLA से DSLA से भी एक रिसोर्स पर्सन थे। एक क्या नाम था उनका नाम मिस्टर कालो था और दूसरे जो मिस्टर नवनीत थे वो भी हमारे रिसोर्स पर्सन थे। और ये एक इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन के तहत सारे सेशंस हुए हैं हमारे, जिसमें बहुत सारे सीनियर सिटीजन के क्वेश्चंस थे कि आप एक्ट की जानकारी तो हमें दे रहे हैं लेकिन एक्ट इम्प्लीमेंट कितना होता है। तो हमने उनको एग्जांपल सेट करके बताया कि हेल्पेज इंडिया के पास जो केस इस तरीके से आए हैं पंजाब में, तो उनको हमने इम्प्लीमेंट किया है, उनको एग्जीक्यूट किया है प्रॉपर। उनको आज के डेट में उनके सबके हमने खर्चे लगाए हैं जो इस तरीके से आए हैं। अच्छा सर, ये बताइए, अगर कोई आदमी जिसे आपने कहा कि हम वृद्धों के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, जिन लाचार हैं, जो इनके पास इनकम सोर्स नहीं है, आप उनके लिए ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, आपके पास वृद्ध अप्रोच कैसे करता है? हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज हैं अप्रोच करने, जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में या अलग अलग एरियाज़ में जो हमारी सीनियर सिटीजन एसोसिएशन है उनके थ्रू भी हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं। डिफरेंट जगह पे हमारे जैसे मोबाइल मेडिकल यूनिट जाते हैं तो स्टाफ में बातचीत होती है कि आप क्या काम करते हैं, उनको भी हम बताते हैं। लोगों की हमारे वृद्ध आश्रम है तो वहाँ भी कई बार क्वेरीज आती हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू भी क्वेरीज आती हैं। हमारी जो एल्डर हेल्पलाइन है 14567 इसके तहत भी बहुत सारी क्वेरीज आती है। तो इनके थ्रू हम एडमिशन देते हैं और एडमिशन देने का एक प्रॉपर हमारा क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम लेते हैं जो बहुत मतलब डाउन टू अर्थ, कहने का मतलब कि जिनका पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, जो जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, देखने वाला नहीं है, जिनका कोई इनकम का सोर्स नहीं है, उनको हम प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो पैटर्न क्या रहता है? मतलब मान लीजिए आज एक आपको कॉल आती है या आपको पता चलता है कि ये पर्सन है जिनकी रिक्वायरमेंट है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हाँ, उसमें क्या होता है कि हमें कुछ एक डॉक्यूमेंट्री हमें चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड किसी का था, तो एज हमारे लेते 60 अब या अप्रोचिंग टू 60। तो 60 से ऊपर जो भी वृद्ध है या जो भी बुजुर्ग है वो अप्रोच करेगा तो उसका एक प्रॉपर हमारा एक सेटअप बनाया था कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पूरे फॉर्मेट्स हैं, उनको भरते हैं हम फॉर्म को। उसके बाद एक हमारी कमेटी होती है, एडमिशन कमेटी। हमारे वृद्धाश्रम में अलग अलग टाइप की कमेटीज़ हैं, बहुत सारी ओल्ड एज होम को एक स्मूथ ऑपरेशन करने के लिए बहुत सारी कमेटी बनी थी। उसी में हमारी एक एडमिशन कमेटी भी है। तो एडमिशन कमेटी में 3 मेंबर होते हैं, जिसमें हमारे आश्रम के मैनेजर एक होते हैं मेंबर और एक बाहर से कोई सीनियर सिटीजन एसोसिएशन या कोई प्रोमिनेंट पर्सन बाहर से, उनमें से हम एक पर्सन को लेते हैं जो उसको कमेटी को रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें डिस्कस होता है उस एडमिशन का कि इनको एडमिशन देना चाहिए। वो कहता है हमारे फॉर्मेट बने हैं, मार्किंग हमारी होती है कि जैसे मान लीजिए कोई डे टू डे लाइफ में एक्टिव है, काम कर सकता है, तो उसको परसेंटेज देना, इस तरीके से बने होते हैं। तो उसके हिसाब से फिर हम जब वो फाइनल हो जाता है उसके बाद जो वृद्धाश्रम के मैनेजर हैं वो फिर हमें केस भेजते हैं
फिर हम उस केस को स्क्रूटनी करते हैं, बातचीत करते हैं, फिर आगे हमारे हेड ऑफिस को जाता है। हेड ऑफिस से फिर वो फाइनल अप्रूवल आती है, फिर उसका एडमिशन दे देते हैं हम। तो इसका ये टाइम पीरियड क्या है, प्रोसेस का कितना टाइम लग जाता है अप्रॉक्सीमेट? इसमें हार्डली 7 to 10 डेज। 7 to 10। जी। तो जब बंदा आता है तो वो उसको कोई फॉर्मेलिटीज़ हैं टेक्निकली तौर पे, जैसे आपने कहा आधार कार्ड है, क्या इसमें फाइनेंशियली भी बंदा को वहाँ पे करने की ज़रूरत कोई होती है? भी इवन सिंगल पेनी, कोई पैसा हम नहीं लेते हैं, कोई फीस नहीं लेते हैं, कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। एडमिशन का तो लेते ही नहीं है, अगर वहाँ रहना शुरू कर दे उसके बाद भी नहीं लेते हैं। इवन हमारा यहाँ तक रहता है कि अगर उसके पास कैश है, कोई कैश मान लीजिए किसी का 8,000 10,000 कोई भी है, इवन कोई ऑर्नामेंट्स है, कोई महंगे कोई गहने पहने हैं, कुछ सोना चांदी पहना है, उसका भी हम बाकायदा एक लिस्ट बनाते हैं, उसके पैसे को उसके अकाउंट खुलवाते हैं, उसके अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं। हम कैश अलाउड ही नहीं करते हैं कि कैश कोई बुजुर्ग अपने पास रखे, वो बैंक में रखे। और उसका बैंक का अकाउंट के लिए अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो बैंक मित्र को हम अपने ओल्ड एज होम में बुलाते हैं, वहीं पे वो कैश उसको दे जाता है। इस तरीके का भी नेटवर्किंग हमारी रहती है। ठीक है। अच्छा, इसमें आपका मेडिकल केयर का भी है, मान लो वहाँ मेडिकल, अगर बुजुर्ग बीमार हो जाता है Yes, तब वो आपके पास क्या Yes, प्रोविजंस वो होता है? प्रोविज़न हमारा ये था कि हमारा वीकली मेडिकल स्क्रूटनिंग होती है, बाकायदा उनके हेल्थ कार्ड बनते हैं। हेल्थ कार्ड में उसका प्रॉपर डायग्नोज होता है, डॉक्टर आते हैं, हमारे विजिट करते हैं, और इमरजेंसी पे किसी बुजुर्ग को ज़रूरत आती है तो उसके लिए हमारी टीम अवेलेबल है। हम 108 पे, या हमारा तो एल्डर हेल्पलाइन खुद का चलता है, तो उस तरीके से हम टाई अप करते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं उनको। ठीक है जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी ये बताइए कि आज के कुछ क्वेश्चंस खड़े हुए हैं आपके हाँ, बहुत सारी क्वेरीज थी। वही जैसे मैंने कहा कि बुजुर्ग ने स्टार्टिंग में कहा कि इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तो उनको बताया गया कि इम्प्लीमेंट होते हैं, लेकिन डिफरेंट केस होते हैं। कई बार पेरेंट्स खुद विड्रॉल कर लेते हैं कि हमें नहीं करना है, केसेस में बहुत ज़्यादा बच्चों को हराश होगा, ये वो सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, हेल्प एज इंडिया के बारे में कुछ और बताइए। हेल्प एज इंडिया पैन इंडिया में काम कर रही है हम लोग इस समय पूरे थ्रू आउट इंडिया। जैसे मैंने आपको बताया कि 170 के आसपास हमारे मोबाइल यूनिट चलते हैं, एल्डर हेल्पलाइन चलती है हमारी, करीबन 7-8 स्टेट्स में। शुरू कहाँ से हुई है? ये 178 में शुरू हुआ था हेल्प एज इंडिया में। तो अब ये देखिए आप कितने साल हो गए हैं, हम लगातार काम 1978। जी जी ओके, 1978 से शुरू हुआ था। और अभी हम पंजाब में काम कर रहे हैं, सारी स्टेट में, उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, हिमाचल में अलग से ऑफिस है हमारा, इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है, दिल्ली में हमारा हेड ऑफिस है। तो हमारे जितना भी सारा एक जो हायर अथॉरिटी है वो दिल्ली में बैठते हैं, हमारे सी सर हैं मिस्टर रोहित प्रसाद। डोनेशन अगर कोई देना चाहता है तो उसको कोई टैक्स बेनिफिट मिलता है? जी, टैक्स बेनिफिट मिलता है उसमें, अंडर सेक्शन 18 के साथ मिलता है। 80 के तहत? ठीक है वो जी। मिलता है उसमें। आप डोनेशन करते हैं उनको बाकायदा रिसिप्ट मिलती है, ठीक है। उनको प्रॉपर तरीके से, मतलब जो भी उनका जितना भी होता है चेक से मिलती है। तो हम 2,000 से ऊपर कैश वैसे नहीं एक्सेप्ट करते, चेक से ही लेते हैं हम। ओके ओके ओके। तो डोनेशन का आपने सिस्टम ऑफलाइन रखा है या ऑनलाइन भी बंदा दे सकता ऑनलाइन दे सकते हैं आप, उस साइट पे जाइए, अगर आप देना चाहते हैं अभी भी आप उसको देखिए, आपको मिलेगा, उसमें आप डाल सकते हैं। है? चलिए ठीक है कमल जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you so थैंक much, यू sir. समय देने के लिए, थैंक यू।